नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति किस कवि की है ये हमें बताना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेही नागरी दास। ध्यान रहे, आज की ये प्रश्नोत्तरी रीतिकाल से ली गई प्रश्नों पे है। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए भेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्ह्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठाकुर। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो मतीराम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ ललित ललाम इन चारों ऑप्शनों में से किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ललित ललाम ये अलंकार ग्रंथ है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो फूल मंजरी कृति की रचना मतीराम ने की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें से असत्य जो कथन है वह हो जाएगा चौथा ऑप्शन, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ये कथन इसमें से असत्य है। अन्य तीन जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि केशव रीतिमुक्त धारा के कवि ना होकर ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ऑप्शन चौथा, केशव रीतिबद्ध, रीति से बंधे हुए ये कवि है। रीतिबद्ध। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो केशवदास को रीतिबद्ध कवि, इन चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है कि केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को भी हमें ध्यान देते चलना है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। तो भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक जो स्वर है वह है प्रशस्ति परक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो शिवराज भूषण के जो रचयिता कवि हैं वे हैं सोलंकी राजा, क्षमा करें, प्रश्न है शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, इसमें सोलंकी राजा नहीं है। तो शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भूषण। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम भूषण है। अभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो रीतिकाल से ही प्रश्न है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न किस प्रकार से है। आपको ये नीचे देखने को मिल रहा होगा कि ये कवि किस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को, किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता लिखने वाले भूषण है, इन्होंने अपनी रचना वीर रस में की है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध कवि है भूषण जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे छत्रसाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छत्रसाल। अगला प्रश्न है,
भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था? तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, घनश्याम। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। इन चारों रचनाओं में से भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है, छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? किसका विवेचन मिलता है शिवराज भूषण ग्रंथ में? अलंकार का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अलंकार। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, क्या है? आप सभी भी उत्तर को देने की कोशिश करते रहें। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 105, जिसमें से 100 शब्द अलंकार और 5 अर्था अलंकार, अर्थात दोनों को मिलाकर 105 अलंकारों का वर्णन है। किसमें? शिवराज भूषण में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है? तो किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भूषण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है। कवि गंग का जन्म स्थान कौन सा है? इटावा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कवि के जन्म स्थान से भी, तो इस प्रकार से यहाँ जन्म स्थान से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग जो थे वे अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, नैन नचायो कौन मुस्काई लाला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक जो है वो है पद्माकर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पद्माकर। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह जो काव्य पंक्ति है वह है सेनापति की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेनापति। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पद्माकर। पद्माकर के द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार ग्रंथ है पद्माकर के द्वारा रचित? ऑप्शन चौथा, पद्माभरण। पद्माभरण यह ग्रंथ है जो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देव। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसे भी याद रखने हैं क्योंकि कवि के जन्म से भी, जन्म स्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद के जो रचनाकार हैं वे हैं कवि देव।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कवि देव। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता है, तो जाति विलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देव। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम देव की रचना है, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो कवि देव की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? अलंकार गंगा, ये कवि देव की नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अलंकार गंगा। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि देव है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रसवादी। आज थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति आचार्य देव की है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतीराम की भाषा है, मतीराम की भाषा क्या है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साहित्यिक ब्रज भाषा। प्रश्न है, तुलसी गंगा दुवो भय सुकवि के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह भिखारी दास का कथन है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर आपको रीति मुक्त कवियों के बारे में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो घनानंद जो है वे रीति मुक्त कवि हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रीति मुक्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? अब इसमें से चुनना है कि कौन से कवि है जो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? फिर पूछा जा रहा है कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो सेनापति जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है। अन्य तीनों ऑप्शन में जो भी कवि का नाम है वे सभी रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो आचार्य शुक्ल ने यह कथन घनानंद के लिए कहा था, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, घनानंद। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।